देखिए दोस्तों, मैंने ये बताया आपको सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है। अब आगे बता रहा हूँ। ठीक है, 2022 का जो मैंने ऑब्जेक्टिव बता दिया, लेकिन हमारे पास अभी अवेलेबल सब्जेक्टिव नहीं है, जिसके कारण से इसको हम कुछ क्षण बाद यानी कि कुछ देर बाद कुछ दिन बाद आपको बताएंगे जब हमको मिल जाएगा, लेकिन अभी हमारे पास नहीं है। ठीक है, 2023 पे चलते हैं। 2023 में ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया है। ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर तरफ से समझ में आ गया होगा, समझा दिए हैं। अब 2023 का सब्जेक्टिव बताएंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव में इसमें क्या था 2023 में कि इसमें 1.5 घंटा टाइम था, 40 मार्क था। एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद सारे क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें प्लेस नहीं दिया गया है, यहाँ पे प्लेस नहीं दिया, इसलिए हमने किया है सारे कॉपी में मेंटेन, उसको एक एक क्वेश्चंस को आपको करके दिखाएंगे। ठीक है, और इसमें देखेंगे कि पिछले जो पढ़े अभी 2020 में और 2023 में कितने क्वेश्चंस को आपको रिपीट किया गया है, यानी कि कितने क्वेश्चंस मिलेगा, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके साथ ही आपको देखने को मिलेगा कि रिपीट कितना क्वेश्चन से। ठीक है, देखते हैं। देखिए, ये सारे क्वेश्चंस को, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो रिपीट किया गया है, कुछ ही ऐसा क्वेश्चन से जो रिपीट नहीं किया गया है। जो नहीं किया गया वो भी बताया जाएगा, जो किया गया है वो भी बताया जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको मैं आशा कर रहा हूं कि आप समझ रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन देख ही रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो देख ही रहे हैं आप लोग। ठीक है, देखिए 2023 का जो सब्जेक्टिव का क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। 1 नंबर क्या कह रहा है, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, यानी कि अपवर्तन। आपको सबसे पहले अपवर्तन से पहले परावर्तन जानना पड़ेगा। यानी कि परावर्तन क्या है, जब सूर्य, ये सूर्य की प्रकाश है, जब सूर्य की प्रकाश, हाँ, जब सूर्य की प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह पर गिरती है ना, किसी सतह पर गिरती है, टकराने के बाद वो वापस उसी दिशा में मुड़ जाती है, उसे परावर्तन कहते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ गए हैं। यानी कि जब एक बार फिर से परावर्तन, ये परावर्तन का मैं बता रहा हूँ दोनों, अगर आपको परावर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन किसे कहते हैं पूछ दे, आप डरने की जरूरत नहीं, मैं आपको सारा चीज से रूबरू करा रहा हूँ, आपको सारे आने वाले समस्या को यानी कि समाधान करने का प्रयास करा रहा हूँ। ये कोई सतह है भाई, जब किसी सतह में सूर्य की प्रकाश की किरणें आके टकराएगी और टकराने के बाद वो वापस अपने ही दिशा में मुड़ के जाएगी, वो परावर्तन हुआ। लेकिन आपको क्या पूछा है, अपवर्तन पूछा है। ठीक है, तो अपवर्तन क्या होता है भाई, मैं आपको बताता हूँ एकदम सिंपल तरीके से। ये कोई परावर्तक यानी कोई सतह है, जब सूर्य की किरणें आती है, सूर्य की किरणें आने के बाद, टकराने के बाद वो वापस अपनी दिशा में मुड़ के नहीं जाती है। वो क्या करती है, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, तो वो किधर मुड़ के जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, उसे अपवर्तन कहते हैं। इस चीज को अभिलंब कहते हैं, यानी कि इसमें जो बनता है यहाँ पे, ये अभिलंब बनता, समझ रहे होंगे। यानी कि फिर से जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से, कौन माध्यम से, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तब वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, तो प्रकाश का अपवर्तन। यानी कि फिर से जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर टकराने के बाद वह क्या करती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, उसे अपवर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, 1 नंबर समझ में आ गया दोस्तों, है ना। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निकट दृष्टि दोष क्या है। आपको लग रहा है ना दोस्तों, निकट दृष्टि दोष यानी कि निकट की वस्तुओं को हम देख नहीं पाएंगे, ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा बात नहीं है भाई। आप उल्टा है, जब मैं भी पढ़ाई कर रहा था तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि निकट दृष्टि दोष है, यानी कि निकट की वस्तु को देखने में स्पष्ट नहीं दिखाई दे पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। निकट दृष्टि दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष आंखों की वह दोष है जिसमें व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं, देख सकते हैं, किंतु दूर की वस्तु को नहीं देख सकते हैं। मेरी बात समझ गए, निकट की वस्तु को देख पाएंगे और दूर की वस्तु को स्पष्ट से नहीं देख पाएंगे। और इसे कैसे दूर किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस का उपयोग करना पड़ेगा, अवतल लेंस का उपयोग करना पड़ेगा। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा चश्मे में कौन सा लेंस का उपयोग करना होगा, तो अवतल लेंस का उपयोग करना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है दोस्तों कि निकट दृष्टि दोष हमें निकट को ही, निकट की वस्तु को ही स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन दूर की नहीं। उसके जो सूर्य की प्रकाश की किरणें होती है वो रेटिना से पहले बनती है, जिसके कारण से वो निकट की वस्तुओं को स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं। और दूर की वस्तु क्या करता है, रेटिना पर ही मिलते हैं, इसे दूर की वस्तु को दिखाई देता है। यानी कि दूर की वस्तु को अगर दूर दृष्टि दोष कहा जाए, जिसमें क्या होता है, दूर की वस्तु को स्पष्ट से देख सकेंगे, किसकी, दूर की वस्तु को स्पष्ट से देख सकेंगे, है ना।
देखेंगे, लेकिन सामने की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं दिख सकेंगे, वह दूरदृष्टि दोष कहा जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। यानी कोई रासायनिक समीकरण है उसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है। क्योंकि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके द्वारा ना हमें वास्तविक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमें संतुलित नहीं करते हैं तो कितना हाइड्रोजन है इस साइड, कितना हाइड्रोजन है उस साइड, ऑक्सीजन कितना है, कितना कम है, कितना ज्यादा है, इस चीज के बारे में हमको जानकारी नहीं मिलेगा। इसलिए वास्तविक जानकारी प्राप्त करने के लिए हम उसको संतुलित करते हैं, ठीक है। बल्कि अभिकारक और उत्पाद की वास्तविक संख्या की जानकारी प्राप्त हो सके। समझ गए होंगे, यानी कि इस साइड और इस साइड की जानकारी, अभिकारक और उत्पाद, ये जो अभिकारक है दोस्तों ये उत्पाद है, अभिकारक और उत्पाद की वास्तविक जानकारी प्राप्त होती है, वास्तविक संख्या की, उसे रासायनिक, इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। और एक जानकारी के बता दूं, ऐसा नहीं कि मैंने जो नोट डाउन किया है यही आपके लिए सही होंगे, ऐसा नहीं है। मैं जो बोल रहा हूं वो भी सही है, आप जो समझ रहे हैं वो भी सही है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा आप प्रयास कीजिएगा अपने शब्दों में उत्तर देने का। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आधुनिक आवर्त नियम को लिखिए। सन 1913 में हेनरी मुसले ने परमाणु क्रमांक की खोज की तथा कौन की थी, आपको पूछेगा आधुनिक आवर्त नियम में परमाणु क्रमांक की किसने खोज थी, हेनरी मुसले ने। कब की थी, 1913 को की थी, ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है, देख लोगे। क्रमांक की खोज की थी तथा एक आवर्त संबंधी नियम दिया जिसे आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं, और जिसे एक नियम दिया गया उसे क्या कहते हैं, आधुनिक आवर्त नियम, जिसके अनुसार तत्वों को भौतिक और रासायनिक दोनों गुणधर्म को बताया गया। यानी कि इस आधुनिक आवर्त नियम में भौतिक कौन है और रासायनिक कौन है, दोनों के गुणधर्मों को बताया गया, उसे ही आधुनिक आवर्त नियम को कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डीएनए प्रकृति का प्रजनन क्या है दोस्तों। डीएनए क्या, इसको कॉपिंग टेस्ट बोलते हैं, कॉपी करते हैं। यानी कि जैसे ये माँ है हमारा, ठीक है, ये हमारा माँ है, ये हमारा पापा यानी कि पिता है। जैसे इसके कुछ डीएनए जो होते हैं, ठीक है दोस्तों, आप कहोगे सर हमारे जो सारे गुण जो होते हैं वो माता पिता के गुण एक बच्चे पे आते हैं, एक चिल्ड्रेन पे आते हैं, या लड़का हो या लड़की हो, कैसे होता है ये भी मैं बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन करूंगा। जुड़वा बच्चा कैसे होता है, एक टाइप का देखने वाला कैसे होता है, ट्रांसजेंडर हिजड़ा कैसे होते हैं, सारे चीज को मैं एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो पे नहीं। आपको थोड़ा सा धैर्य बना के रखना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, और इंतजार की घड़ी लंबी होती है और सुखमय भी होती है, ठीक है। डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है, माने डीएनए का क्या महत्व है जन्म में, तो डीएनए को कॉपी करना यानी कि जेरोक्स बोलते हैं, जेरोक्स मशीन, वो जेरोक्स करता है दोस्तों। माँ का जो गुण है यानी कि नाक कान मुंह, पिता का भी जो नाक कान मुंह होते हैं वो सारे बच्चों पे मिल जाते हैं, यानी कि मिलना चाहिए, क्योंकि सारा गुण इनके आ रहे हैं। इसमें क्या होता है, कुछ चीज माँ के आते हैं, कुछ चीज पिता के आते हैं। ऐसा क्यों नहीं होते, सारा चीज क्यों नहीं आते हैं, सारा चीज जब क्यों नहीं आते हैं इसकी जानकारी के जब मैं बता दूं। डीएनए जब कॉपी कर रहा होता है कि पिता का नाक से मिल रहा होता है, कान से मिल रहा होता है, आंख से मिल रहा होता है। हमारे शरीर में बिलियंस पार्ट है, मतलब बहुत पार्ट है, बिलियंस पार्ट है। तो सारे पार्ट को कॉपी करने में वो कुछ चीज को कॉपी करने में भूल जाते हैं, यानी कि इरर कर देते हैं, जिसके कारण से माता पिता का दोनों सेम सारी चीज हमारे ऊपर नहीं मिलते हैं। जैसे ये कान है, मानो ए जैसे माना है, ये पिता का माता का और पिता का ए, यानी कि कान है तो कान हमारा समान आ गया। ये नाक है तो नाक हमारा समान आ गया, क्योंकि पिता का भी और माँ का भी मिल गया। और यहाँ पे देखो सी है, यहाँ पे सोचो मुंह है, मुंह मिल गया, चेहरा मिल गया, लेकिन यहाँ माँ का डी आ गया है और यहाँ पिता का ए आ गया, लेकिन ये मिला नहीं, तो ये तो अलग होगा ना भाई। तो इसी प्रकार से बहुत सारा चीज है जो माता पिता से जो गुण होते हैं वो आते नहीं है, और कुछ चीज इरोर हो जाते हैं, ये सारा चीज हमारे मिलते नहीं, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों। डीएनए एक आनुवांशिक सामग्री होती है, आनुवांशिक यानी कि आने वाले चीजों का सामग्री होती है, जो सभी जीवों को कोशिकाओं में उपस्थित होती है, सभी जीवों की कोशिकाओं में उपस्थित होती है। कौन होती है, डीएनए, मैंने थोड़ा देर पहले बताया था। और डीएनए आनुवांशिक सूचना को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ली जाती है, और सूचना जो होते हैं, जो सूचना जैसे आंख कान हुआ, उस सूचना को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाते हैं। जैसे नहीं कहता कि पापा का जो जैसा व्यवहार है वैसा बेटा का भी है, और यह जनन द्वारा
अपनी तरह के जीवों का निर्माण करने में मदद करता है ना, क्या करता है, और यह अपनी तरह के जीवों का निर्माण करने में मदद करता है। एकल जनक या माता पिता अनुवांशिक गुण, ठीक है, क्या कह रहा है भाई, जीवों का निर्माण करने में मदद करता है और एकल जनक या माता पिता का अनुवांशिक गुण प्राप्त करने के लिए प्रतिलिपि बनाना आवश्यक है। यानी प्रतिलिपि मतलब उसका जो प्रतिलिपि है, छाया है, जेरोक्स कॉपी है, उसको करना आवश्यक है। डीएनए प्रतिकृति में एक डीएनए अणु से एक अणु से दो अणु बनते हैं, एक अणु से क्या बनते हैं, दो अणु बनते हैं, तथा बाद में कोशिका विभाजन द्वारा डीएनए की प्रतिकृति पृथक हो जाती है। जब कोशिका का विभाजन होता है तो डीएनए की जो जेरोक्स कॉपी होती है वो पृथक मतलब क्या हो जाता है भाई, अलग हो जाता है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, परितंत्र में अपमार्जक की भूमिका है। अगर अपमार्जक नहीं होंगे, जैसे मैं मानता हूं यहाँ घास है, घास को अगर हिरन नहीं खाएंगे तो चारों तरफ घासे घासे घास भर जाएगा, यानी कि जिधर जाएंगे हम घासे घास मिलेगा, यानी कि हमारे लिए भी समस्या का उत्पन्न कर सकता है। अगर हिरन को अगर बाघ नहीं खाएगा तो चारों तरफ हिरन ही हिरन देखने को मिलेगा, यानी कि हिरन हमारे समस्या में आ जाएंगे। अगर बहुत सारे हिरन हो जाएगा तो बहुत सारे हिरन हो जाएंगे तो हमारी ये समस्या, इसीलिए परितंत्रों में जो अपमार्जक होती है, ये जो होते हैं, ये होना आवश्यक है। ठीक है, परितंत्र में अपमार्जक की क्या भूमिका है, परितंत्र में अपमार्जक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या क्या, क्योंकि अपमार्जक जो होते हैं जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल एक थोड़ा सा दोस्तों पानी पीना पड़ेगा। ठीक है, फिर से देखते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल और कार्बनिक पदार्थ में बदल देता है। जो जटिल है, जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसे किस में बदल देते हैं, सरल और कार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं। अपमार्जक सड़े गले को खाकर पर्यावरण को सफाई रखते हैं, यानी कि सड़े गले जो होते हैं अगर उन्हें नहीं खाएंगे तो सड़े गले चीज हमारे आसपास को वातावरण को प्रदूषित कर देंगे। ठीक है, तो क्या कर देते हैं, उन्हें जो खा देते हैं, है ना, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, इसलिए अपमार्जक को पर्यावरण का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। आपको पूछेगा कि पर्यावरण का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है, तो अपमार्जक को। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा, 1 बाय 1 बता दे रहा हूं। जैसे क्या है, जैसे आप कहोगे क्या है सर, कवक है, जीवाणु है, कौवा, गीद आदि अपमार्जक का उदाहरण है। यानी जितने भी होते हैं वो सड़े गले को खा देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भूमिगत जल के कोई दो लाभ का उल्लेख कीजिए। यानी कि भूमि के नीचे जो जल पाया जाता है उसे भूमिगत जल कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर से, भूमि के नीचे जो जल पाया जाता है उसे क्या कहेंगे, भूमिगत जल। और इनके दो लाभ का उल्लेख करना बोला मैंने, क्या है भाई, यह जल शुद्ध होता है, जो भूमि के नीचे जो जल होता है वो शुद्ध होता है, इसलिए इसे पीने के लिए उपयोग किया जाता है। क्या करने के लिए भाई, पीने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, यह जल भूमि के नीचे पाया जाता है, भूमिगत मतलब भूमि के नीचे, और इस पर बाष्पीकरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि बाष्पीकरण का कोई प्रभाव, जैसे कंपनी से निकलने वाले धुआं नदी नाले कुएं तालाब आदि में पड़ जाते हैं, लेकिन भूमिगत जल यानी कि भूमि के नीचे जो जल रहते हैं उन्हें कोई कुछ प्रदूषित नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से इस पे बाष्पीकरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 2 पॉइंट हो गया दोस्तों। आगे देखते हैं, आगे क्या करा मैंने, तीसरा पॉइंट भी बनाया। गर्मी के मौसम में जब तालाब नदी आदि का जल सूख जाता है लेकिन भूमिगत जल सूखता नहीं, ये एक लाभदायक है, केवल यही कुछ गहराई में चले जाता है, लेकिन उसमें क्या होता है, भूमि का जल कुछ नीचे चले जाता है, बस यही एक उदाहरण। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। 8 नंबर है ना, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर देखिए, है ना। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर बता रहा हूँ। इसमें परावर्तक सतह धसी हुई रहती है और इसमें क्या रहती है, उभरी रहती है। बस इसको एक में धसी हुई रहेगी, एक में उभरा रहेगी, यानी कि एक में मोटा एक में पतला, कोई दिक्कत नहीं, एक में मोटा रहेगा एक में पतला रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें उभरे भाग को पॉलिश किया जाता है, किस भाग को, उभरा हुआ जो भाग होगा उसे क्या करेंगे, पॉलिश किया रहेगा। और इसमें इसका भाग को, धसे हुए भाग को, इसमें क्रॉस हुआ है ना, इसमें क्या हुआ, क्रॉस हुआ है, इसमें उभरे भाग को पॉलिश किया गया है और इसमें धसे हुए भाग को पॉलिश किया गया है। ठीक है, अगला अगला एक ए नंबर समझ में आ गया। बी नंबर में अब सी देखते हैं। सी क्या है, ये क्या होता है, वास्तविक होता है और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाते हैं।
लेकिन ये क्या करता है, उत्तल दर्पण क्या करता है, हमेशा आभासी बनाता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अवतल दर्पण दोनों प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक और आभासी, लेकिन उत्तल दर्पण नहीं, ये हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्तताप क्यों प्रतीत होता है, यानी कि रक्त के जैसा, ना लाल दिखाई देता, सिर्फ रक्तताप। ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आपको अगर 1 नंबर पे पूछे कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्तताप क्यों प्रतीत होता है, तो इतना सिंपल सा बता दोगे, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण वो रक्तताप प्रतीत होता है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। आगे पढ़ते हैं। सूर्योदय के समय सूर्य रक्तताप प्रतीत होता है क्योंकि सूर्योदय के समय सूर्य का जो प्रकाश होता है वायुमंडल की अत्यधिक मोटी परत से गुजरती है, यानी कि वायुमंडल के किससे गुजरती है, मोटी परत से गुजरती है, तथा अधिक तरंगदैर्घ्य वाला लाल रंग, जिसका अधिक तरंगदैर्घ्य होता है, ठीक है, अधिक तरंगदैर्घ्य वाला लाल रंग क्या होता है, प्रकीर्णन बहुत कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, बहुत कम होता है, जिसे आंख तक केवल लाल रंग ही पहुंच पाता है। इसका प्रकीर्णन कम होने के कारण हमारी आंख में कौन सा रंग, लाल रंग ही क्या करता है, पहुंच पाता है। किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। जब वायुमंडल से मोटी परत से गुजरती है तो गुजरने पर वह बिखर जाती है, और बिखर जाने के बाद लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है बहुत कम होता है, जिससे हमारी आंख केवल लाल रंग ही पहुंचता है। अतः सूर्योदय के समय सूर्य रक्तताप प्रतीत होता है, हालांकि होता नहीं है, प्रतीत होता है भाई, है ना, ये बात समझ लोगे, एग्जैक्टली नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई, है ना, क्या कह रहा, हाइड्रोजन और क्लोरीन को HCl हुआ, इसका संतुलित करना है। संतुलित देखो भाई, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे 2 दे दो ना, हाइड्रोजन 2 हो गया। यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्या है 2, सॉरी दे दिया, चलो ठीक है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 हो गया भाई, क्लोरीन 2 है 2, ये तो संतुलित हो गया, ये बड़ी इजी था, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन कितना है भाई, यहाँ 2 गो है, यहाँ कितना है, 3 गो है, ठीक है। तो इसको बराबर करने के लिए हम यहाँ 2 देंगे, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गया, 4 हो गया हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना, वो 3 को है, तो यहाँ पे 2 देंगे, यानी कि इसका इस H का 2 ये हो गया, यहाँ 2 और यहाँ 2, 4 हो गया, हाइड्रोजन का काम खत्म। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 गो है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 गो है, सोडियम 2 गो है, तो यहाँ पे 2 दे दो, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि क्या बनेगा 2Na 2H2O, और क्या बनेगा 2NaOH और H2, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं भाई ये कैसा होगा, ये देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम किसको देखेंगे, Mn को देखते हैं, है ना। Mn यहाँ 1 2 है, यहाँ भी 1 2 है, ये संतुलित है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम देखेंगे क्लोरीन यहाँ पे कितना है, क्लोरीन यहाँ पे 2 गो है, यहाँ पे 2 गो है, 4 गो हो गया, तो मैं क्लोरीन यहाँ पे है 4 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, 4 दे दिया, क्लोरीन का काम और Mn का काम समाप्त हो गया। अब देखते हैं ऑक्सीजन कितना है भाई, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है भाई, यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 2 दे दो, 2 हो गया। अब देखते हैं हाइड्रोजन कितना है, इधर 4 गो हाइड्रोजन है और इधर भी 4 गो हाइड्रोजन है, यानी कि संतुलित हो गया। यानी कि आप यहाँ पे क्या देखोगे, MnO2 + 4HCl, MnCl2 + Cl2 और 2H2, ये संतुलित वाला रासायनिक समीकरण है। आप इसी प्रकार से कीजिएगा दोस्तों, करते समय जरा सा भी हड़बड़ाना नहीं है, एकदम आसान तरीका से करना है, ताकि सारे क्वेश्चंस का जवाब सही सही देकर आ पाओ, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे अम्ल वर्षा क्या है दोस्तों। अम्ल वर्षा जैसे हमारे कंपनी के धूल धुआं जो भी उड़ते हैं, वो उड़ने के बाद क्या उनके जो कण होते हैं वो ऊपर में ही रह जाते हैं, कण ऊपर में ही रह जाते हैं, ठीक है, ऊपर में रह जाते हैं। सल्फर नाइट्रेट, सल्फर डाइऑक्साइड मिलते हैं, नाइट्रोजन मिलते हैं, और क्या करते हैं, जब हमारे पहली वर्षा होता है और पहली वर्षा के पश्चात वर्षा वो क्या करता है, वर्षा ये जो धूलकण थे, जो सल्फर डाइ और नाइट्रेट बन गया है, नाइट्रोजन बन गया, उसको क्या करते हैं, वो आके हमारे ऊपर गिरा देते हैं, यानी कि हमारे नदी नाले तालाब में गिरा देते हैं। और गिराने के बाद इसीलिए कहा था कि पहली वर्षा में भीगना नहीं चाहिए, क्योंकि पहली वर्षा जो ऊपर में जो घातक जहर सब है, यानी कि गैस सब है, वो हमारे शरीर में आके गिरता है और हमारे शरीर को तबीयत खराब होने में मदद करता है, जिससे हम तबीयत खराब हो जाता है। यानी कि पढ़ते हैं अम्ल वर्षा क्या है भाई, अम्ल वर्षा जल में अम्लों की मात्रा बड़ी मात्रा में उपस्थित होता है, अम्ल वर्षा अम्ल की बड़ी मात्रा में उपस्थित होता है, उसी को हम क्या कहेंगे, अम्ल वर्षा कहेंगे। यानी कि इसको आसान तरीका से कह सकते हो, वर्षा जल जो अम्लों की मात्रा बड़ी मात्रा में उपस्थित होता है, जिसे अम्ल वर्षा कहते हैं। यानी कि जब वायु में सल्फर और नाइट्रोजन
ऑक्साइड प्रतिक्रिया करते हैं तो इसका निर्माण होता है। क्या क्या? सल्फर और क्या नाइट्रोजन प्रतिक्रिया आपस में करेंगे तो उसका निर्माण हो जाता है। अब क्या कह रहा, आश्वित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं करता, जबकि वर्षा जल होता है। वर्षा जल होता है लेकिन आश्वित जल क्यों नहीं करता? क्योंकि आश्वित जल में हाइड्रोजन आयन अलग नहीं होते हैं। उसके जो आश्वित जल होते हैं हाइड्रोजन आयन अलग नहीं होते हैं। वर्षा जल में अम्ल तथा अन्य अशुद्धियां उपस्थित रहती है। वर्षा जो जल होते हैं अम्ल भी रहते हैं और अशुद्धियां भी उपस्थित रहते हैं। आयनों की उपस्थिति के कारण वर्षा जल विद्युत का चालन नहीं कर पाते। यानी कि एक शॉर्ट भाषा में अगर कह दो है ना, आयनों की उपस्थिति के कारण वर्षा जो जल है विद्युत का चालन नहीं करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है भाई। अगला क्वेश्चन, निम्न यौगिकों के नाम एवं संरचना सूत्र लिखे। इसके नाम लिखना है और उनके क्या लिखना है, संरचना सूत्र। एथेन से व्युत्पन्न एवं एल्डिहाइड, तो इसका जो फॉर्मूला होता है भाई CH3CHO। और इसका संरचना सूत्र देखोगे, इसको थोड़ा पढ़ के जाओगे तो आसान से कर पाओगे। 2 कार्बन है यानी कि 2 कार्बन है, हाइड्रोजन होगा। ठीक है, चारों तरफ हाइड्रोजन से, तीनों तरफ में हाइड्रोजन से भर दिया। ठीक है, यहाँ भी हाइड्रोजन से भर दिया। ऑक्सीजन कितना है, एक गो है, डबल बॉन्ड O। यानी कि इसका जो रासायनिक सूत्र होगा, संरचना सूत्र होगा, इस प्रकार से होगा। अब देखेंगे प्रोपेन से व्युत्पन्न एवं कीटन। ठीक है, देखते हैं इसका फॉर्मूला CH3COCH3 होता है। प्रोपेन से व्युत्पन्न का एवं कीटन क्या होता है, इसका CH3COCH3 होता है। इसका क्या होगा दोस्तों, स्ट्रक्चर देखते हैं। संरचना सूत्र क्या होता है, C हम 3 गो लिखेंगे भाई। ठीक है, लिख दिए। अब हाइड्रोजन से भर देंगे। हाइड्रोजन, मुझसे दोस्ती करोगे, पढ़े हो ना, अगर मुझसे दोस्ती करोगे पढ़े हो तो आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा, नहीं तो इंतजार कीजिए, मैं चैप्टर से आपको बताने का प्रयास करूंगा दोस्तों। हाँ ठीक है, समझ में आ गया। इसमें डबल बॉन्ड O लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, सेम है, बस इसमें क्या था, एक कार्बन की मात्रा ज्यादा थी बस। तीसरा नंबर देखते हैं, मेथेन से व्युत्पन्न एवं कार्बोक्सी अम्ल। अम्लों में जब का भी बात करें, कार्बोक्सी अम्ल COOH होता है। अगर नॉल का बात करें तो OH होता है। बस यहाँ पे क्या कह रहा है, कार्बोक्सी अम्ल। ठीक है, तो HCOOH इसको बोलते हैं मेथेनोइक अम्ल। इसको क्या बोलते हैं भाई, मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, मेथेनोइक अम्ल बोलते हैं इसको। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, HC, यहाँ पे क्या होगा, O होगा, H होगा, क्या बच रहा है भाई, O बच रहा है ना, एक O बच रहा है ना, तो इसको यहाँ लगा दो डबल बॉन्ड O। इसका संरचना सूत्र ये है। इसको थोड़ा पढ़ोगे या मैं जो सब बताऊंगा आपको, चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको एकदम जल्दी समझ में आ जाएगा, अगर यहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा तो। देखो, जब एड्रीनलिन रुधिर में स्रावित होती है, जब एड्रीनलिन रुधिर मतलब रक्त होता है, रक्त में आप पहुंचता है, ठीक है, तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रियाएं होती है। ये एग्जाम यहाँ पे यहाँ क्यों लिखा हुआ दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया था और आपको इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछ सकता है। हमारे शरीर में एड्रीनल हार्मोन किस प्रकार कार्य करता है, जो एड्रीनल हार्मोन है हमारे शरीर में किस प्रकार काम करता है, यानी क्या करता है, देखते हैं। एड्रीनलिन हार्मोन एड्रीनल ग्रंथि में स्रावित होता है। एड्रीनल हार्मोन कहाँ कहाँ स्रावित होता है, एड्रीनल ग्रंथि में स्रावित होता है, यानी कि बनता है। और वो क्या करता है, सीधे रक्त में पहुंचकर पूरे शरीर में फैल जाता है। रक्त में पहुंचता है और पूरे शरीर में फैल जाता है। कौन, एड्रीनलिन हार्मोन। ठीक है, रक्त में पहुंच के पूरे शरीर में फैल जाता है और यह हृदय की हृदय को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, आपको पूछ देगा कि एड्रीनलिन हार्मोन जो होता है प्रभावित किसको करता है, तो हृदय को करता है। और क्या प्रभावित करता है, जिससे हृदय की गति हमारी क्या हो जाती है, तेज हो जाती है और पूरे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जो क्या होती है, बढ़ जाती है। यानी कि उस समय हमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो जाती है। यानी कि आप जैसे डर जाते हो, यानी किसी कोई चीज दौड़ा रहा है तो उस समय देखना ऑक्सीजन की मात्रा आपका ज्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि एड्रेनल हार्मोन आपके रक्त में प्रवेश कर गया है, जिसके कारण आपके हृदय में प्रभावित हो रहा है और हृदय का जो पंप है, धड़कन है, वो तेजी से बढ़ जा रहा है। जब भी हृदय का धड़कन तेजी से बढ़ेगा तो ऑक्सीजन की मात्रा आपको ज्यादा से ज्यादा चाहिए होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, शोषण दर तेज हो जाती है और पेशियों को अत्यधिक ऑक्सीजन मिलती है। जो पेशी होती है ऑक्सीजन को अत्यधिक मिलती है। इन परिवर्तन के कारण जीव का शरीर असामान्य परिस्थितियों से निपटने में सक्षम हो जाता है। समझ में आ गया दोस्तों, इस चीज को पढ़ोगे, अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप भी एक बार पढ़ लो, एकदम
गारंटी देता हूं कि समझ में आ गया। हम आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा, ऊर्जा के आदर्श स्रोत में क्या क्या गुण होते हैं। ठीक है, ऊर्जा के आदर्श स्रोत में निम्नलिखित गुण होने चाहिए, यानी कि आसानी से प्राप्त हो कोई भी चीज, यानी कि जो हम ऊर्जा के रूप में, जैसे एलपीजी गैस हुआ, आजकल हमारे घर तक पहुंचा दिया जाता है, यानी कि आसानी से प्राप्त होता है, उपयोग करने में भी आसानी हो, और उसका उपयोग करने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लकड़ी वन से लाओ, वन से लाके सुखाओ, काटो, फिर बहुत सारी समस्याएं सब होने पड़ती है, समस्या का समाधान करना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या है, ऊर्जा का आदर्श स्रोत जो आपको आदर्श होगा, जो आपके लिए उपयोग में आएगा, यानी कि कम मूल्यों पर प्राप्त किया जा सके, और इसे क्या कर, कम दाम पर प्राप्त किया जा सके, और प्रदूषण भी ना फैल। जैसे हमारा लकड़ी जो होता है वो प्रदूषण फैल जाता है, ठीक है, और इससे क्या होता है, हमें प्रदूषण नहीं फैल जाता है। अगर आपको पूछ देगा एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है, तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस। 4 नंबर पे चलते हैं। उसका ज्वलन ताप अधिक होनी चाहिए, उसका जलने की जो ताप होगी वो अधिक होनी चाहिए, और सरलता से प्रयोग करने की सुविधा होना चाहिए, और एकदम आसानी से प्रयोग करने की सुविधा होनी चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों 15 नंबर। 15 नंबर ये 5 नंबर में पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। पार्श्व क्रम संयोजन किसे कहते हैं। प्रतिरोधक पढ़ लेते हैं, पार्श्व क्रम संयोजन किसे कहते हैं। जब सभी प्रतिरोध को एक छोर एक साथ दूसरे छोर को एक साथ जोड़ा जाता है, यानी एक छोर को एक साथ में, है ना, एक छोर होगा वो एक साथ, और दूसरे छोर को एक साथ जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार के संयोजन को प्रतिरोध का पार्श्व संयोजन कहते हैं। यानी कि जो आपके घर में उपयोग होगा, यानी कि घर में आप बाहर में कुछ कहीं और से जड़ते हो, अंदर में कहीं और से जोड़ते हो ना, तो उसी को पार्श्व क्रम कहा जाता है। अब देखेंगे, है ना, ये जो फिगर है मैंने बना दिया है, ठीक है, इसमें क्या है, R1 R2 R3, ये पार्श्व क्रम का फिगर है। अगर श्रेणी क्रम होता है तो सीधे रहता, ठीक है, क्या रहता भाई, सीधे रहता है, ऐसा यहाँ बैटरी रहता। समझ में आ रहा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या भैया, माना परिपथ में 3 प्रतिरोध है, R1 R2 R3 था, मैंने दिखाया था, को पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है, मैंने दिखाया था फिगर में, तथा इनके बीच में जो धारा भी 3 होगी, अगर प्रतिरोध 3 है तो धारा भी 3 है, तो कुल प्रवाहित होती है। तो मुख्य परिपथ में कुल धारा यानी कि I बराबर I टोटल, यानी कि कुल बराबर I1 I2 I3 को जोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि प्रत्येक प्रतिरोध के बीच विभवांतर यानी कि V हो, तो ओम के नियम से क्या होता है, I बराबर V बटा R होता है ना भाई। तो I बराबर V R1, क्योंकि 3 प्रतिरोध था और 3 धारा था, इसे I2 I3 कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा होगा, और मैंने 1 2 3 माना, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 2 3 को जोड़े हैं, यानी कि I1 इधर था, I1 I2 I3, यहाँ पे तीनों को जोड़ दिए, फिर V बटा R1 प्लस V बटा R2 प्लस V बटा R3। ये किसका था दोस्तों, मैंने कहा था ना I टोटल T, यानी कि I1 प्लस I2 प्लस I3, ये जो बना हो किसका था, I टोटल का था, ठीक है। और इधर क्या कॉमन जा रहा, V कॉमन जा रहा भाई, 1 बाय R1 1 बाय R2 1 बाय R3, इसको समीकरण 4 माने, ठीक है। अब क्या करेंगे, यदि A एवं B के सिरों के बीच विभवांतर V एवं समतुल्य प्रतिरोध R हो, तो ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है, I बराबर V बटा R, जिसको मैंने 5 माना। अब समीकरण 4 और 5 से देखते हैं। समीकरण 4 क्या था भाई, देखो यहाँ पे 4 है, यानी कि V बटा R, ठीक है, V बटा R था, I था ना भाई, I का मान क्या ना, V बटा R, और यहाँ पे क्या था V, और 1 बाय R1 R2 R3, यहाँ पे V कट दिया मैंने, बचा क्या, 1 बाय R 1 बाय R1 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, यानी कि यही आपका फॉर्मूला है, ठीक है। आपको पूछ देगा कि पार्श्व क्रम का सूत्र क्या है, तो पार्श्व क्रम का अगर सूत्र पूछ दे तो पार्श्व क्रम का सूत्र ये है, जो मैंने आपको अभी प्रूव करके दिखाया, ठीक है। आप बार बार करोगे तो आपको जरूर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन को सिलेबस से हटा दिया गया, इसका कारण से मैंने लिख दिया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, एक प्रयोग द्वारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण को समझा, इसको सिलेबस से हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, धातु एवं अधातु के 3 भौतिक एवं रासायनिक गुणों में अंतर लिखिए। धातु और अधातु के भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण। भौतिक गुण क्या होता है, मैं पहले भौतिक गुणों को अंतर बता रहा हूँ। ये धातु, इसमें धातु चमकदार होती है, भौतिक में धातु चमकदार होती है और अधातु चमकदार नहीं होती है, सिंपल सी बात है। और धातु आघात वर्णीय एवं तन्य होती है। आघात वर्णीय मतलब धातु मारने या पीटने पर, आघात वर्णीय किसे कहते हैं, मारने या पटने पर पतली चादरों में परिवर्तित हो जाते हैं, उसे आघात वर्णीय कहते हैं। यानी कि तन्य क्या क्या, जिसको मारने या पीटने पर
तार के रूप में खींचा जा सकता है, उसे तन्य कहते हैं। यानी कि धातु में ये सब गुण होते हैं, लेकिन अधातु में ये नहीं होते हैं, ना आघात बदनीय होंगे ना तन्य होंगे। इसको मारने या पीटने पर ये टूट जाएंगे और ये तन्य नहीं होंगे, यानी खिंचाएंगे नहीं। ठीक है, धातु क्या है? धातुएं उष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। क्या होती है भाई? धातु उष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। ये क्या होती है? कुचालक होगी। दो ही चीज तो है आपके पास, सुचालक और कुचालक, यानी कि धातु सुचालक होगी और अधातु कुचालक होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब रासायनिक गुण देखते हैं। रासायनिक गुण क्या है कि धातुएं विद्युत की धनात्मक होती है। धातु जो होगी विद्युत की धनात्मक, यानी सोडियम प्लस होगी, कैल्शियम प्लस होगी, और ये क्या होगी? ऋणात्मक होगी भाई, जो ऑक्सीजन माइनस होगी, क्लोरीन माइनस होगी, वो धातु है ना। समझ में आ गया? धातुओं को पहचानने का तरीका मैंने पहले वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दिया है, आप देख लोगे मेरे चैनल पे। ठीक है, विद्यावत झारखंड पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आप सब जुड़े हो असित सर के साथ। ठीक है, जानकारी के बता दूं, मेरा नाम असित सर है, शायद आप नहीं जानते थे पहले। बी नंबर देखते हैं। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर क्षारीय धातु ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है, इसी प्रकार धातु जो है ऑक्सीजन के साथ, यानी कि ये धातु है मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर धात्विक ऑक्साइड बनाती है, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। और ये नहीं बनाएगी और धात्विक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती है, जैसे सल्फर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करी तो सल्फर डाइऑक्साइड बनी। समझ में आ गया दोस्तों? आगे देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, हाँ, अमीबा में पोषण, ये बात तो भाई रिपीट है, इसको देख लोगे। देखो 2020 में पूछा गया, आप 23 में पढ़ रहे हो, देखोगे 24 में पूछेगा कि नहीं, 25 में देखोगे। मैं एक एक चीज को आपको बताने, और उस समय में बताया था अमीबा पोषण का सचित्र वर्णन कीजिए। सचित्र अमीबा का चित्र कैसे होगा? कैसे भी उसका संरचना बना दोगे, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो क्या कहा? अमीबा जल में रहने वाले एक कोशिकाएं सूक्ष्म जीव है। अमीबा के शरीर में पोषण के लिए कोई विशिष्ट संरचना नहीं होती है, यह कुटपादों की सहायता से क्या करती है? भोजन प्राप्त करती है। आपको पूछेगा कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है भाई। कैसे पूछेगा कि अमीबा कहाँ रहता है? तो अमीबा जल में रहने वाले कोशिकीय सूक्ष्म जल में रहने वाले जीव है। और कितने कोशिकाएं? एक कोशिकाएं जीव कौन सी है? तो अमीबा होते हैं। अमीबा में खाद्य पदार्थ की कोई विशिष्ट संरचना नहीं होती। वो कैसे करती है? कुटपादों की सहायता से। भोज्य पदार्थ कोशिका के अंदर खाद्य धानी में बंद हो जाते हैं। कहाँ बंद हो जाते हैं? खाद्यधानी में बंद हो जाते हैं। और खाद्यधानी में उसके एंजाइम होते हैं, है ना। एंजाइम की सहायता से वो खाद्यधानी की जो पाचन होते हैं, है ना, वो पचा हुआ खाद्य पदार्थ को कोशिका अवशोषित कर देती है। पचा हुआ खाद्य पदार्थ को कोशिका अपनी ओर अवशोषित कर देती है ना। और अपाचित खाद्य पदार्थ को शरीर की सतह से खाद्यधानी से बाहर निकल दिया जाता है। कहाँ से बाहर निकल दिया जाता है? तो खाद्यधानी से। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन की। अनुवांशिकता क्या है? सबसे पहले देखेंगे, इसमें 3 नंबर पूछेगा। अनुवांशिकता 1 नंबर, उसमें 2 नंबर, आपको 3 नंबर। अनुवांशिकता क्या है? तो अनुवांशिकता का तात्पर्य है दोस्तों, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना अनुवांशिकता कहलाता है। यानी कि एक पीढ़ी से अपने माँ बाप से आप तक पहुंचाना अनुवांशिकता कहलाता है। यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना अनुवांशिकता। अनुवांशिकता में डीएनए का क्या भूमिका? मैंने थोड़ा देर पहले 2022-20 का जो कर रहा था तब बताया था। डीएनए का भूमिका है कॉपी करना, है ना। कोशिका के केंद्र में पाए जाने वाले डीएनए के अणुओं में अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है, वो संदेश पहुंचाने का काम करता है ना। जो जनक से संतति पीढ़ी में पाया जाता है, यानी कि जो जन्म देता है उसके संतान को प्राप्त करता है। सारी सूचनाएं माता पिता से आती है और उसका काम कौन करता है भाई? डीएनए करता है। डीएनए अपना सारा प्रतिकृति बनाता है। प्रतिकृति मतलब जेरोक्स कॉपी बनाता है, यानी कि माता पिता से सारा चीज को लाने का प्रयास करता है। जो नहीं कर पाता है, कुछ चीजों को वो क्या कर देता है? इरर कर देता है, जिससे हमारा सारा चीज अपने माँ बाप से नहीं मिलते, लेकिन बहुत सारा चीज मिल जाते हैं, जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ ना कुछ मिल जाए। वही चीज पॉइंट नोट आउट किया गया है दोस्तों। आप इसको पढ़ो अच्छा से, मैं आपके लिए तैयार किया हूं, आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नेत्रक की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? मैंने कहा था अभिनेत्र लेंस की क्षमता जिसके कारण फोकस दूरी को कम बेसी कर सके, उसे समंजन क्षमता कहलाते हैं। ये अपनी भाषा में, आप अपना भाषा से भी कर सकते हो। लेकिन लिखना आपको हिंदी में ही है। आप अगर कुछ और भाषा है में लिख दोगे तो एग्जामिनर समझ नहीं पाएगा भाई। क्या कहता है समंजन क्षमता? आंख सामने की वस्तु और दूर की वस्तुओं को देखने में क्षमता रखती है कि तथा लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन के कारण ऐसा होता है। किसके परिवर्तन के कारण होता है? वो सामने की वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को देखने की ताकत रखती है, क्षमता रखती है, तथा लेंस की जो फोकस दूरी है वो बदलने के कारण होता है।
अतः अभिनेत्र लेंस की यह क्षमता जिसके कारण यह अपने फोकस दूरी बदल सकती है उस नेत्र की स्मंजन क्षमता कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, ये तो और आसान है। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया, यानी कि अवक्षेप का निर्माण होना ही अवक्षेपण अभिक्रिया है। इतना सिंपल सी बात है दोस्तों, आराम से 3 नंबर मार दोगे, मेरे ऐसा आशा है। एक बार फिर से, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। कैसे होगा? जैसे सोडियम सल्फेट के साथ बेरियम क्लोराइड को अगर रिएक्शन कराएंगे तो बेरियम सल्फेट बनेगा और NaCl बनेगा, यानी कि इसमें अवक्षेप कण हुआ, बेरियम सल्फेट हुआ, ठीक है, और NaCl नमक। इसी चीज को मैंने यहाँ लिख दिया है कि इस अभिक्रिया में सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड के बीच अभिक्रिया कराया तथा बाद में बेरियम सल्फेट बना और NaCl बना, जिसमें बेरियम सल्फेट अवक्षेप के रूप में निर्माण हुआ। कोई दिक्कत नहीं। 34 चलते हैं। अम्ल का जलीय विघटन विद्युत का चालन क्यों करता है? आपको उसमें क्या पूछा था, ये रिपीट है, वहां पे पूछा था कि क्यों नहीं करता है, और यहाँ क्या पूछा है, क्यों करता है। इसी कारण से मैं कंफ्यूज होकर क्यों नहीं दे दिया था, लेकिन काट दिया है उसको। अम्लों का जलीय विघटन विद्युत का चालन नहीं करता है क्योंकि अम्ल जल में घुलकर आयनों में टूट जाते हैं, है ना, वो धन एवं ऋण आयनों में टूट जाते हैं, इसलिए अम्लों का जलीय विघटन विद्युत का चालन करता है। जैसे HCl हाइड्रोजन के जल के साथ रिएक्शन करके ये क्या होगा, H3O+ का निर्माण करेगा और क्लोरीन माइनस का। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव में विल्सन के कोई 2 कार्य, मैं यहाँ सिंपल सा पढ़ के समझा दे रहा हूँ। मैंने उस वहां पे फिगर बना के भी, ड्रॉ बना के भी आपको समझाया था कि एक मनुष्यों के शरीर में, पुरुषों के शरीर में एक जोड़ा विल्सन होता है ना, जो सेम की आकृति की होता है। और ये विल्सन का काम क्या है, 1 नंबर पॉइंट पढ़ते हैं। विल्सन से शुक्राणु उत्पन्न करता है, इसी विल्सन से शुक्राणु उत्पन्न करेगा, और इसकी जो टेम्परेचर झेलने की क्षमता है वो 20 डिग्री से सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक की होती है। ठीक है, आगे क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है भाई, यह नर लैंगिक हार्मोन होता है। ये सिर्फ नर में पाया जाता है, महिलाओं में नहीं। महिला में ये नहीं, टेस्टिस नहीं पाया जाएगा, विल्सन नहीं पाया जाएगा। ठीक है, यह लड़कों में यौवन अवस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है, यानी कि लड़कों में जो चीज होना है, दाढ़ी मूंछे आना, पिंपल्स का बाहर आना, ये सारे का कंट्रोल टेस्टिस के यानी कि विल्सन के अंतर्गत होता है। इंग्लिश में टेस्टिस बोलते हैं। ठीक है, टेस्टिस, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, चौथा नंबर क्या कह रहा है, मानव विल्सन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पन्न करता है। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा मानव विल्सन में कौन सा हार्मोन का उत्पन्न होता है, तो कौन सा हार्मोन भाई, टेस्टोस्टेरोन। आपको बोलेगा लड़की में कौन सा हार्मोन उत्पन्न होता है भाई, तो एस्ट्रोजन। क्या, एस्ट्रोजन हार्मोन उत्पन्न होता है। जो लड़कियों के स्तन में विकास होना, उनके पिंपल बाहर होना, उनके फेस में चिकनाहट आना, सारे एस्ट्रोजन हार्मोन का काम होता है। अगर किसी में ये नहीं है तो बहुत बड़ी मुश्किल समस्या का सामना करना पड़ सकता है। मैं आपको जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं, ओजोन परत के अपक्षय के क्या दुष्प्रभाव। हाँ दोस्तों, ओजोन परत अगर अपक्षय हो जाएगा तो हमारे बहुत सारे समस्या का सामना करना पड़ेगा। ये ओजोन किससे मिलकर बना होता है, ऑक्सीजन से मिलकर ओजोन बनता है भाई। और ये क्या करता है, पराबैंगनी किरण के साथ टकराने के बाद ये फिर टूट जाता है, और टूटने के बाद फिर ये नया, जैसे ऑक्सीजन बना, और ये ऑक्सीजन टूटने के बाद टूट जाता है, टूटने के बाद फिर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके O3 बनाता है, यानी कि टूटते रहता है, बनते रहता है, टूटते रहता है, बनते रहता है। यानी कि ओजोन परत जिस दिन टूट के बिखर गया उस दिन हमारे पृथ्वी पे समस्या ही समस्या होती है सभी जीवों के लिए। इसलिए क्या करता है, जब भी टूटता है वो नया तुरंत बना देता है और हमें प्रतिरक्षी करती है या हमें रक्षण करती है। ठीक है, पढ़ते हैं वही चीज जो मैंने बोला, वही चीज लिखा हुआ। ओजोन सूर्य से पृथ्वी तक आने वाले घातक पराबैंगनी विकिरण से सोख देती है, यानी कि बचाती है। जो घातक सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरण होती है, विकिरण होती है, वो पृथ्वी तक आने नहीं देती है, उसे सोख देती है या वहीं खत्म कर देती है। ठीक है, तथा उन्हें पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती, और उसे क्या करती है, पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देगी। यानी कि मैंने कहा जिस दिन पृथ्वी तक पहुंच गया पराबैंगनी किरण, उस दिन हमारे शरीर में बहुत सारे बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। कौन सी बीमारियां, मैं अभी बताता हूं। इसी प्रकार से पृथ्वी के सभी जीवों के लिए सुरक्षा, सभी जीवों के लिए क्या करती है, सुरक्षा करती है। और कौन करती है, ये हमारे ओजोन भाई, ओजोन दादा, काका, नाना, मामा, जेठा, जो भी बोल सकते हो। ठीक है, यानी छतरी का कार्य करती है। ठीक है, किसका कार्य करेगा भाई, छतरी का कार्य करती है। पराबैंगनी विकिरण जीवन के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। हमारे जीवन के लिए जो पराबैंगनी किरण है बहुत ही हानिकारक होता है। इससे क्या होता है, त्वचा में कैंसर हो जाएगा। ठीक है,
आदि भयानक बीमारियां होती है, तथा यह पौधे के पत्तियों को क्षतिग्रस्त कर देता है। पौधे के पत्तियों को क्षतिग्रस्त कर देता है, यानी कि मोतियाबिंद भी इसी कारण से होता है। मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देखते हैं। वन में जैव विविधता, यानी कि वन में जो होते हैं विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, और विभिन्न प्रकार के जीव, सभी जीव एक ही स्थल पे नहीं रहते हैं, उनके लिए भी विशिष्ट स्थल होते हैं। बस यही चीज को तो आपको वर्णन कर देना है भाई, है ना। मैंने वही चीज लिखा है, वन जैव विविधता के विशिष्ट स्थल है, क्योंकि वन में एक बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार की जीव पाए जाते हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार की वनस्पति एवं जीव प्रजाति पाई जाती है। वही चीज है जो मैंने बोला। परंतु उन जीवों का एक ही स्थान पे, यहाँ पे बढ़ा कर देख सकते, परंतु उन जीवों का जो जीने का जो स्थल होगा एक ही जगह पे नहीं रह पाएंगे। इसी कारण से क्या करते हैं, उन जीवों का विभिन्न रूप में होते हैं, कभी जीवाणु के रूप में, कवक के रूप में, फन के रूप में वनों में मौजूद होते हैं। और इसी कारण से वनों में विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं और सबका विशिष्ट स्थल होता है। ठीक है, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, जैसे जीवाणु को टेम्परेचर झेलने के मानों में एग्जैक्टली पता नहीं, 30 डिग्री सेल्सियस है, और इस जगह पे 35 डिग्री सेल्सियस है। अगर इस जगह पे जीवाणु आ गया तो जीवाणु का नामो निशान मिट जाएगा दोस्तों। इसी कारण से क्या होता है, जीवाणु को आभास हो जाता है कि हमें 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर में ही रहना है, कम में ही रहना है। अगर हम उससे ज्यादा में गए तो हमारा नामो निशान मिट जाएगा। ठीक है, और अगर नामो निशान मिट गया तो अपमार्जक बिगड़ेगा, मैंने थोड़ा देर पहले बताया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, बाहरी आघातों से मस्तिष्क की सुरक्षा कैसी होती है। तो बाहरी आघातों से मस्तिष्क की सुरक्षा मुख्य रूप से 3 परत होती है ना। मस्तिष्क में 3 परत होते हैं। आपको पूछ देगा कि मस्तिष्क के कितने परत होते हैं, तो 3। क्या क्या, एक खोपड़ी जिसको कोपाल बोलते हैं, दूसरा मेनिंजस जिसमें 3 झिल्लियां होती है, एक बाहर की रक्षा करती है, एक बीच वाले की और एक साइड वाले की। ठीक है ना, ड्यूरामीटर, पियामीटर बोलते हैं। ठीक है, क्या कहता है खोपड़ी, क्या कहता है 3 झिल्लियां, मस्तिष्क। तीसरा क्या था, मस्तिष्क मेरु द्रव, है ना। 1 नंबर देखते हैं, खोपड़ी क्या करता है, क्या काम करता है, मस्तिष्क के चारों ओर एक कठोर हड्डीदार आवरण बनाता है। चार आप देख ही रहे हो, सोच ही रहे हो, आपने अपने सर को पकड़िए, कपाल को पकड़िए, एक कठोर हड्डीदार आवरण हुआ है, और इसे बाहरी झटकों से बचाता है। ये जो हमारा बाहर का झटका होता है, जैसे कोई थप्पड़ मार दिया तो वो बाहरी झटकों से बचा देता है। मेनिंजस का काम क्या है भाई, ये मेनिंजस झिल्लियों की एक सुरक्षात्मक परत बनाती है। वो झिल्ली का एक सुरक्षात्मक परत बनाती है, जैसे गिद्धि तक, यानी कि आपके दिमाग तक आने नहीं देगी। मस्तिष्क मेरु द्रव होते हैं, क्या होते हैं, द्रव होते हैं। ये झटके को अवशोषित करने वाले के रूप में काम करता है। वो झटके को क्या करता है, अवशोषित करता है, यानी कि उस द्रव में घुसा देता है, जिससे वो तुरंत ही शांत हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये तो क्वेश्चन इसको भी रिपीट किया गया है और इसको भी मैंने बताया था। ठीक है, इस बार मैं नहीं बता रहा हूं दोस्तों, इसको आप देख लोगे, वहां पे बताया गया, रिपीट किया गया है। ठीक है, इसलिए नहीं बता रहा हूं। मुझे इसका आंसर भी याद है, इसका भी का मान 16.66 आएगा, यानी कि दाएं की ओर बनेगा। ठीक है, और इसका जो आकार होगा, आकृति होगा, यानी प्रकृति जो होगा वो वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ठीक है, क्या होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। और इसका साइज क्या होगा दोस्तों, इसका साइज वस्तु से छोटा होगा। किससे छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा। ये आंसर आपका नहीं है, मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि मैं 2020 में आपको बता दिया। इसी वीडियो में आपको ऊपर तरफ आप देखिए, ऊपर तरफ में मिल जाएगा यही क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं। आगे चलते हैं 40 नंबर पे। अवतल दर्पण के 3 प्रमुख उपयोग, मेन उपयोग कह रहा। अवतल दर्पण के 3 प्रमुख उपयोग क्या है। अवतल दर्पण को कहाँ उपयोग, आप सैलून में दाढ़ी बनाने के लिए जाते हो, हीरो कटिंग, बाल काटने के लिए जाते हो। ठीक है, जाते हो कि नहीं, तो वहां पे अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दोस्तों, बस। यानी कि सैलून में दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूसरा, कान, नाक और गले के इलाज के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आपके घर में जो सोलर कुकर है, सोलर कुकर का उपयोग अवतल दर्पण में किया जाता है। और वाहनों के हेडलाइट, जो आपके गाड़ी होते हैं उनकी हेडलाइट में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है, तारे टिमटिमाते हैं, नहीं, तारे टिमटिमाते नहीं है दोस्तों। तो तारे क्या होते हैं सर, तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, है ना, समझ रहे हो ना। और किसके कारण, वायुमंडल के कारण, वायुमंडल के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। 1 नंबर में पूछेगा, लेकिन ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। तारे पृथ्वी से, कहां से, तारे जो होते हैं पृथ्वी से बहुत दूर में होते हैं भाई, बहुत दूर में होते हैं। इसी कारण से तारे जो होते हैं पृथ्वी से बहुत दूर में होते हैं, इसलिए टिमटिमाना प्रतीत होते हैं। और ग्रह जो है पृथ्वी के बहुत नजदीक होने के कारण
टिमटिमाता हुआ प्रतीत नहीं होते हैं। मैं पढ़ के सुनाता हूँ। वही चीज जो है आप अगर समझ गए होंगे तो उसी चीज को लिख दोगे, वही चीज लिखा हुआ है। ये तारे की टिमटिमाना उसके प्रकाश की वायुमंडल अपवर्तन के कारण होती है। किसके कारण? वायुमंडल के अपवर्तन के कारण। इसमें क्या होती है, हवा की जो परत होती है वो घनत्व बदलते रहने के कारण होती है, वो हमेशा बदलते रहती है, कभी कम हवा कभी बेसी हवा देता है। तो क्या होता है, तारों से चलने वाली जो प्रकाश की किरण होती है इन परतों से अपवर्तित होकर अपने मार्ग से कभी कम विचलित होती है कभी अधिक विचलित हो, जिससे आप भी कहीं जा रही हो और आपको ज्यादा हवा दे रहा, तो कभी हवा स्पीड होने लगा, तो कभी क्या करता है, कम होता है तो आसानी से चल पाते हो, लेकिन जब ज्यादा होता है तो आप गिरने जैसा लगते हो। तो इसी कारण से वो अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। ठीक है, तो कभी अधिक, जिससे तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। ठीक है, अब ग्रह क्या है भाई, ग्रहों को देखते हैं। ग्रह तारे की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत नजदीक है। मैंने बताया था ग्रहों की अपेक्षा जो है ना, ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत क्या है, नजदीक है। इसी कारण प्रकाश का जो स्रोत होता है हमारे नेत्र में प्रवेश करने से पहले प्रकाश की मात्रा में कोई कुल परिवर्तन का औसत मान शून्य होता है, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए टिमटिमाने का प्रभाव नहीं दिखाई देता है, बस यानी होता ही नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या पढ़ेंगे दोस्तों, निम्न समीकरण को संतुलित करके देखिए। देखिए ये संतुलित करना बड़ी आसान है, कैसे आपको मैं सिखाता हूं। ठीक है, यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन कितना दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 2 है। तो इसको संतुलित करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे मैं अगर 3 दे देता हूं, ठीक है, तो हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन की मात्रा कितना हो गया, 6 हो गया। और यहाँ पे अगर मैं 2 दे दिया, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं 2 दे दिया तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितना था, हाइड्रोजन 6 हो गया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 6 हो गया। और नाइट्रोजन का काम 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन को 2 हो गया, यानी कि N2 3H2 और क्या है 3H2 प्लस 2NH3। कोई दिक्कत नहीं। अब इस पे चलते हैं, ये क्या है, यहाँ पे देखेंगे वो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, इधर 1 है, 3 है, यहाँ पे 2 है, इसको 4 करते हैं। 3 तो कर नहीं सकते, 1 दे नहीं सकते, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गया। तो यहाँ पे हम 2 देंगे, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन 2 बना, यहाँ से 2, 4 हो गया, इसका काम खत्म। ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन भी 2 है भाई, ऑक्सीजन भी 2 है। ठीक है, पोटेशियम कितना है, 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 दे दो ना भाई, यानी कि 2H2O और क्या है 2KOH प्लस H2। कोई दिक्कत नहीं। आगे सी नंबर देखते हैं, सी नंबर क्या कह रहा है भाई, देखते हैं, PbNO3 2, PbO प्लस NO2 प्लस O2। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितना है, 2 है, 4 है, 5 है, ऑक्सीजन की मात्रा 5 है, और यहाँ पे कितना है, 6 है। आप देख रहे हो ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पे 6 है, तो क्या करेंगे, मैं यहाँ पे 2 दे दूंगा। कितना दूंगा भाई, यहाँ पे 2 दे दूंगा। यहाँ पे कितना हो गया ऑक्सीजन की मात्रा, 3 दूना 6 हो गया, 6 दूना 8 हो गया। या इधर देखेंगे कितना हो गया, ऑक्सीजन 2 है, 4 है, 4 है ना, और यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं 4 कर दूंगा। ठीक है, यानी कि मैं सीधे तरफ से लिख देता हूँ 2PbNO3 2, और यहाँ पे क्या करूंगा भाई 2PbO। ठीक है, यहाँ पे ठीक है 4NO2, यानी कि ठीक है भाई NO2 और ऑक्सीजन। यानी कि फिर से समझाने के लिए मैं बता दूं, यहाँ पे 2 दिए, यानी कि Pb 2 था, यहाँ पे भी 2 था। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, नाइट्रोजन कितना था, नाइट्रोजन यानी कि 4 था, यहाँ पे 4 दे दिए। नाइट्रोजन यहाँ इसका 2 और इसका 2, 4 हो गया है, पे नाइट्रोजन 4 दे दिए, गड़बड़ है ऑक्सीजन में, 4 4 दिए 6, ऑक्सीजन 6 हो गया ना भाई। यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे 2 है, 4 हुआ, यहाँ पे 2, 6 हुआ, यहाँ पे कितना 3 दूनी 6, 6 हुआ ना, बस काम खत्म। नहीं नहीं, एक थोड़ा सा, 3 दूना 6, 6 दूना 12 ऑक्सीजन हो रहा भाई, 12 ऑक्सीजन। इधर कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन, 2 4 ऑक्सीजन, 4 दूना 8 ऑक्सीजन, 8 10 और 2 12। समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। विरंजक चूर्ण किस प्रकार बनाया जाता है, इसके 2 उपयोग देखिए। तो विरंजक चूर्ण शुष्क बुझा हुआ चूना को, यानी कि CaOH2 पर क्लोरीन के साथ अगर अभिक्रिया करेंगे तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। किसके साथ, जब कैल्शियम यानी कि बुझा हुआ चूना के साथ क्लोरीन को अभिक्रिया करेंगे तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का निर्माण होगा और H2O बाहर हो जाएगा। ठीक है, और इसके 2 उपयोग, विरंजक चूर्ण के 2 उपयोग, इसको कपड़े को विरंजन करने के लिए किया जाता है। दूसरा उपयोग क्या है, विरंजक चूर्ण यानी कि कीटाणुशुक, आपके जो पीने के पानी होते हैं उसको कीटाणुशुक पदार्थ, इसी इसका उपयोग किया जाता है कीटाणु को नष्ट करने के लिए।
तीसरा क्या है, पीने वाला जल जो जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए किया जाता है। बस विरंजक चूर्ण का उपयोग बस इतने लिख दो, काफी है। इसको सिलेबस से हटा दिया गया 44 को। 45 देखते हैं। और ये भी क्या क्वेश्चन है भाई, रिपीट क्वेश्चन है। मैं इसको ज्यादा देर समझाऊंगा नहीं। प्रतिवर्ती क्रिया क्या, अचानक होने वाली क्रिया जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती है वो प्रतिवर्ती क्रिया होती है। बस वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों। और प्रतिवर्ती चाप क्या होता है, प्रतिवर्ती क्रिया में आवेगों के गमन को मार्ग को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। इसके भाग होते हैं ग्राही अंग और प्रेरक अंग। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कायिक प्रबंधन क्या है, यानी कि जिसको कलम पौधा बोलते हैं। कलम पौधा जो सरकार आजकल नियम लागू करता है रोड के किनारे लगाने में, उसकी क्या सीमाएं हैं। जब किसी पौधे के वर्ध भाग में यानी कि जड़ तथा पत्ते आदि के द्वारा एक नया पौधा तैयार किया जाता है, उसे कायिक प्रबंधन कहते हैं। जैसे कहीं से डाल तोड़ के लाया, ये कोई पेड़ है, कहीं से दूसरे पेड़ से हम डाल तोड़ के लाए, ये डाल को तोड़ के लाए और यहाँ पे बांध दिए, ठीक है, यहाँ पे बांध दिया। और इसी बांधने के बाद ये एक पेड़ के रूप में उग गया, यानी कि इस डाली को किसी अलग जगह पे लगा दिए, फिर ये दूसरा पेड़ में निर्माण हो गया, उसे कायिक प्रबंधन कहते हैं। इसकी सीमा क्या है भाई, ये पौधा जो बीज द्वारा सरलता से प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसे बीज द्वारा नहीं किया जा सकता। मैंने कहा था ना, उसे काट के लगाना पड़ता है, उसका डाली को काट के किसी और जगह पे लगाना पड़ता है। कायिक जनन द्वारा किया जा सकता है, उसके सिर्फ कलम कायिक जनन द्वारा ही उगाया जा सकता है, जैसे केला, अंगूर आदि। ठीक है, एक नंबर एक पॉइंट समझ गए। दूसरा क्या है भाई, कायिक जनन द्वारा नए पौधा थोड़े समय में ही प्राप्त हो जाते हैं। और इससे क्या होगा, थोड़े समय यानी कि कम समय पे आपको फल देने लगेगा। जैसे कलम पौधा, आम का पौधा होता है ना, बहुत 1-2 साल में क्या होता है, फल देने लगता है। लेकिन मैंने अपने बाबा से सुना था कि जब हम छोटे थे, यानी कि मेरे बाबा छोटा था, तब ये आम का पौधा लगाए थे, तब अब फल दे रहा है। यानी कि बहुत समय लगता है ऐसे जो प्राकृतिक नेचुरली जो उगते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओम का नियम। ये भी पूछा गया था, रिपीट क्वेश्चन है। ये भी मैं आपको ज्यादा नहीं समझाऊंगा क्योंकि समझाया हुआ चीज है ना। ये क्या है, किसी तार से प्रभावित होने वाले धारा उस तार के सिरों के बीच की विभवांतर अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि धारा बढ़ेगा। यानी कि जैसे ये अनुक्रमानुपाती है, इसको कांस्टेंट दिए, आर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट दिए तो बराबर हो गया। आर चालक का प्रतिरोध है। ओम का नियम से पता चलता है कि धारा विभवांतर की अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि ओम का नियम से हमको पता चला धारा जो होगा वो विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, ये इसलिए यदि तार के दो सिरों के बीच अगर हम क्या करेंगे, विभवांतर को बढ़ाएंगे तो धारा क्या होगा, बढ़ेगा। अगर तार के दो सिरों के बीच विभवांतर को घटा दिया जाए तो धारा भी क्या होगा, घटेगा। मैंने ऐसा इसलिए क्या है, आपके जो एग्जामिनर होंगे आपको काफी प्रेस देंगे लिखने के लिए, 5 नंबर देंगे मानता हूं, लेकिन आपका काफी प्रेस देंगे तो भरेगा नहीं, जिसके कारण से ये यदि दो तार के सिरों के बीच मैंने बार बार लिखा है ताकि आपका जो पेज है वो भरे। ठीक है, सारा उसी वैसे ही दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, है ना, यदि तार के दो सिरों के बीच प्रतिरोध बढ़ा जाए तो धारा घटेगी। यहाँ पे उल्टा होगा भाई, है ना, क्या होगा, उल्टा होगा। यानी कि अगर हम प्रतिरोध को बढ़ा देंगे तो धारा घटेगा, अगर धारा को बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध घटेगा। इसी प्रकार से मैं आगे उसी पहले जो बता दिया था 2020 में, उसको देख लोगे, वही चीज है। ठीक है, अब देखेंगे संरचना सूत्र लिखना है ब्रोमोपेंटेन। ब्रोमोपेंटेन क्या है भाई, इसका सूत्र होता है C5। ये इसको भी पूछा, ये भी रिपीट है भाई, ये भी रिपीट है। चलो अच्छा बात है, रिपीट कर रहा है, यानी कि आप समझ रहे हो कि आपको कितने प्रीवियस इसको कितना पढ़ना जरूरी है। यानी कि 5 को C देना, कार्बन देना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, 3 गो हुआ, 4 गो हुआ, 5 गो हुआ। और क्या करना है, ब्रोमोपेंटेन है तो Br से भर दो और सारा इधर कार्बन हाइड्रोजन भर दो, सारे तरफ हाइड्रोजन भर दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा स्ट्रक्चर बनाने में, कोई दिक्कत नहीं। ब्रोमोपेंटेन बोला था 5 गो कार्बन, हाइड्रोजन 11 गो और ब्रोमोपेंटेन। अब मेथेनॉल देखते हैं दोस्तों, ये भी रिपीट वाला है, यानी कि HCHO, इसको भी रिपीट वाला है, देख लोगे भाई, देख लोगे। ठीक है, इसमें क्या है भाई, C है, 1 ठू कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है, 2 ठू है, दे दिए। ऑक्सीजन कितना है, 1 ठू, डबल बॉन्ड देना पड़ेगा इस पे। ठीक है, यानी कि मेथेनॉल का भी संरचना सूत्र हो गया। अब देखते हैं प्रोपाइन का। प्रोपाइन क्या कहता है भाई, C3H4 क्या है, C3H4, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि कार्बन 3 गो होगा आपका और हाइड्रोजन कितना होगा भाई, 4 गो होगा। ठीक है, 1 गो यहाँ पे, 1 गो यहाँ पे, 1 गो यहाँ पे, 1 गो यहाँ दे दो। लेकिन एक बात, प्रोपाइन बोला है ना, डबल बॉन्ड लगेगा यहाँ पे। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है। बेंजीन तो ये आप जानते हो C6H12 होता है बेंजीन का सूत्र। क्या होता है, नहीं H12 नहीं H6 होता है, यानी कि बेंजीन बनाना है ना, तो देखो तो C यहाँ पे दोगे डबल बॉन्ड C 6 गो है ना, डबल बॉन्ड C कितना हो गया भाई, 3 गो हुआ, 4 गो हुआ, 5 गो हुआ, और इधर से 6 गो हो गया। कोई दिक्कत नहीं, 6 गो। अब हाइड्रोजन कितना देना है भाई, हाइड्रोजन भी 6 गो लगा दो ना, यहाँ पे 1 गो, यहाँ पे 1 गो, यहाँ पे 1 गो, 6 गो हुआ ना, 1 2 3 4 5 6, हाँ ठीक है, 3 4, इधर 5, इधर नीचे नीचे करते हैं भाई एक थोड़ा सा, 6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रोपानिक अम्ल देखते हैं, क्या है भाई ये C2H5COOH, ये भी सारा रिपीट है। आप 2020 देखोगे, यानी कि 2020 में पूछा था और पूछ रहा 2023 में, यानी कि 3 साल बाद रिपीट है। और ऐसा नहीं भाई कि 2003 साल के बाद ही रिपीट कर रहा, ऐसा नहीं है, पहले भी पूछा गया था, ठीक है। C2H5COOH, इसका संरचना सूत्र करेंगे तो क्या होगा, एक कितना कार्बन है, 2 3 है, यानी कि 3 कार्बन दे दिए, ठीक है। हाइड्रोजन देखेंगे कितना है भाई, 5 6 है, 1 2 3 4 5 5 दे दिए। ऑक्सीजन कहाँ है भाई, ऑक्सीजन 2 गो है ना, यहाँ पे 1 2 हाइड्रोजन दे दिए और 1 2 डबल बॉन्ड देके ओ दे दिए, यानी कि प्रोपानिक अम्ल C2H5COOH। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश की संश्लेषण की परिभाषा दीजिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के संक्षेप में व्यवस्था कीजिए। संक्षेप में व्यवस्था करना है, यानी कि जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन खुद तैयार करते हैं उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, यानी कि अपने आप में तैयार करते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश में पौधे की हरी पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल परस्पर संयोग कर ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया में क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की सहायता से हरी पत्तियों में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल का संयोग करके ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल का संयोग करके किसकी उपस्थिति में, इसको देखोगे, इस चीज को लिखोगे, यानी कि इस स्ट्रक्चर को देखोगे, कार्बन डाइऑक्साइड और जल जब अभिक्रिया करेंगे किसकी उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तो ये क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा और ऑक्सीजन का निर्माण करेगा। बस इस बात को लिखना है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में CO2 तथा O2 का संतुलन बना रहता है, जो पर्यावरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती है। तभी सभी सजीवों का भोजन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाश संश्लेषण पर ही निर्भर होता है। सारे जीवों का किस पर निर्भर होता है, भोजन प्रकाश संश्लेषण पर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, लिंग निर्धारण किसे कहते हैं, यानी कि इसको सेक्स डिटर्मिनेशन इंग्लिश में बोलते हैं। लिंग निर्धारण की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा निश्चित होता है कि उत्पन्न होने वाला संतान नर होगा यानी मादा होगा, यानी कि लिंग निर्धारण से नर होगा या लड़का होगा या लड़की होगा, ये निश्चित करता है दोस्तों। यानी कि मैं इसका दूसरा भाषा लिख दिया हूं, किसी शिशु के जन्म से पूर्व उसके नर अथवा मादा होने की भविष्यवाणी करना ही लिंग निर्धारण कहा जाता है, ठीक है। महिला में दोनों लिंग गुणसूत्र एक ही प्रकार के होते हैं, एक्स और एक्स, यानी कि XX होते हैं। आपको पूछेगा महिला में गुणसूत्र कौन प्रकार से पाए जाते हैं, कि 4 ऑप्शन देगा, XY XZ, तो आपको XX को मारना है, ठीक है। पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा क्या करता है, पुरुषों में दोनों लिंग गुणसूत्र अलग अलग होते हैं, एक होते हैं X और एक होते हैं Y, यानी कि XY पुरुषों में। लिंग निर्धारण में पर्यावरण की क्या भूमिका है भाई, पर्यावरण की भूमिका कुछ प्रजातियों में लिंग निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण होती है, जबकि मनुष्य और अन्य स्तनधारियों में यह आनुवंशिक कारकों पर निर्भर करता है। पर हमारे पर्यावरण पर ज्यादातर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। क्या करता है, ये मनुष्यों में अन्य स्तनधारी और आनुवंशिक कारकों पर निर्भर करता है। लेकिन एक बात बताओ दोस्तों, जो लड़की में XX होता है और लड़कों में क्या होता है, YY, ये सॉरी एक बार फिर से, लड़की में XX होता है और लड़कों में क्या होता है, XY होता है। यानी कि आपका लड़का, अगर ये लड़की है भाई, ये लड़की है और ये क्या है, लड़का है। जैसे मैंने जो पढ़ा है, यानी कि अगर XX होगा, ये लड़की का बनेगा, यानी कि अगला जो रिएक्शन होगा, है ना, यानी कि लड़की से जो निकलेगा वो X क्रोमोसोम, X गुणसूत्र लेके निकलेगा, और लड़का से अगर X निकला तो लड़की होगा, ठीक है। अगर ये X इसके साथ कॉम्बिनेशन कर दिया तो XY होगा, यानी कि लड़का होगा। मेरी बात समझ रहे हो, यानी कि अगर ये X अगर इस X के साथ मिल गया तो ये भी लड़की होगा, ठीक है, ये हाँ ये भी लड़की होगा, और इस X अगर इसके साथ रिएक्शन कर दिया तो ये क्या होगा, लड़का होगा।
यानी कि लड़के होने की जिम्मेदारी, जो लड़का होने की जिम्मेदारी और लड़की होने की जिम्मेदारी दोनों में 50% होता है। लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, आप समझ रहे हो ना। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि लड़का होने की जो जिम्मेदारी होती है वो सारे मर्द पे होते हैं, यानी कि बॉयज पे होते हैं, यानी कि पुरुषों पे होते हैं। लड़की का उसमें कोई दोष नहीं होता है कि लड़का नहीं हो रहा, इसकी गलती लड़की पे नहीं होता, उसका गलती किस पे होता है दोस्तों, लड़का पे होता है। क्यों होता है? क्योंकि वाई जो है, वाई लड़का होने का जो सामान वो किसके पास है, सिर्फ लड़का के पास ही है, ठीक है। यानी कि गुणसूत्रों जो है वो लड़का के पास ही है, यानी कि लड़का होने का सारी जिम्मेदारी जो होता है वो लड़का के पास होता है, किसी और के पास नहीं।